तो लीजिए सुनिए। वे बड़े हो गए उपन्यास का द्वितीय अध्याय। लेखिका आशा पूर्णा देवी। निशित केवल बड़े बेटे को थोड़ा बहुत जेब खर्च देता है, बाकी सबको अंगूठा दिखा देता है। बेझिझक कह देता है, उनका और खर्च है ही क्या। खाने पहनने को मिलता है, स्कूल कॉलेज की फीस भर दी जाती है, बस का भाड़ा मिल जाता है और बीमारी में दवा मिल जाती है। और क्या चाहिए। मानो वे निशित के कारखाने के मजदूर हों, मगर ऐसा तो सच नहीं हो सकता। उनकी भी तो अनगिनत मांगे हैं। उन्हें म्यूजिक स्कूल की फीस के पैसे चाहिए, गिटार सिखाने वाले मास्टर की फीस चाहिए, लाइब्रेरी का चंदा चाहिए, दोस्तों के साथ सिनेमा देखने के पैसे चाहिए, रेस्टोरेंट में खाने के लिए, दोस्तों के जन्मदिन पर उपहार देने के लिए और कितनी सारी चीजों के लिए उन्हें पैसे चाहिए। सीधे शब्दों में सभ्य जगत में निवास करने के लिए उनकी उम्र के लड़के लड़कियों को जिन चीजों की जरूरत होती है वह सब उन्हें चाहिए। ये मांगे पूरी ना हो तो वे क्रोध नहीं करेंगे, नाराज नहीं होंगे क्या। माँ बाप तथा अपने जीवन को धिक्कार नहीं देंगे क्या। बाप की घोषणा सुनकर कुछ वैसा ही तो करने जा रहे थे। बाप के कान बचाकर और माँ के कान को लक्ष्य बनाकर आपस में कह तो रहे थे। होश खोकर मेंबर बढ़ाते समय तो याद नहीं रहा। इन्हें बड़ा भी करना होगा, इनके प्रति कर्तव्य पालन करना होगा। खाने पहनने को दे रहे हैं, स्कूल की फीस भर रहे हैं। ओह, कैसी अपार कृपा है रे दीदी, हमें तो निहाल हो जाना चाहिए। सुलेखा के कानों तक आ गई उनकी बातें, और क्यों ना हो, उसी को लक्ष्य बनाकर तो कही गई थी। जन्म से मूर्ख सुलेखा बच्चों को डांटकर चुप नहीं करा सकी। अपमान से जल भुनकर रास्ता खोजने लगी। उसने सोचा कि इस समस्या के समाधान का कुछ उपाय वही ढूंढ निकालेगी, स्वयं कुछ कमाकर बच्चों को देगी। उस समय वह अपमान भी एक नया मोड़ ले रहा था। निशित के प्रति भयंकर क्रोध आ रहा था। क्यों तुम ऐसी बातें करते हो कि उन्हें इस तरह बोलने का मौका मिल जाए। तुम्हारा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे करते हैं ये लोग। ठीक है, मैं ही देखती हूँ कि बिना पढ़ाई लिखाई किए भी कुछ किया जा सकता है या नहीं। और सुलेखा ने काम जोश में आकर ले लिया, क्योंकि वह सिलाई में निपुण थी। सरकार द्वारा संघोषित एक महिला समिति का पता चला। उस समिति में काम करने वाली महिलाओं की बनाई वस्तुएं सरकारी सहायता के नाम पर खरीद ली जाती। इसके लिए पीछे शर्त लगाई गई कि सप्लाई की संख्या सरकार द्वारा निर्धारित होगी, उसके नीचे सहायता नहीं मिल सकेगी। अतः समिति की मौसी जी को कई एक भांजियां जुटाकर सप्लाई के काम को चालू रखना पड़ता है। सुलेखा ऐसी ही एक भांजी है। समिति की छात्राओं में उसे भी नाम लिखाना पड़ा और सिलाई के ऑर्डर के अनुसार सप्लाई देती रहती है। सुविधा यह है कि नगद पैसे हाथों हाथ मिल जाते हैं और मिलते ही पैसे उसके नाबालिग बालक बालिकाओं में बढ़ जाते हैं। अपने लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचता। नहीं बचता कोई बात नहीं, सुलेखा अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान की छटा तो देख पाती है, यही काफी है। सुलेखा अपने अपमान की जलन को कुछ हद तक मिटाने में सफल होती है, यही काफी है उसके लिए। नसीब से सिलाई की मशीन घर में ही थी, उसे खरीदना नहीं पड़ा। धागे, बटन, कपड़े आदि समिति वाले ही भेज देते हैं। सुलेखा को बस मेहनत लगानी पड़ती है, भले ही जी जान लगाकर मेहनत करनी पड़े। ऐसे बिना मूलधन का व्यवसाय और भी क्या हो सकता है। जिसके पास विद्या का मूलधन ना हो, आर्थिक मूलधन भी ना हो, उसके पास तो शारीरिक श्रम ही एकमात्र मूलधन है। उसी के सहारे चलाई जा रही है सुलेखा सब कुछ संभाल कर। मगर सुलेखा यह सोचकर चाहे जितना भी संतोष कर ले कि सब कुछ संभाल कर ही सिलाई का काम करती है, सब संभलता नहीं है। छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती हैं यहाँ वहाँ। दीवार पर जाले पड़ रहे हैं, बिस्तर गंदे होते जा रहे हैं, भंडार में कोई श्रृंखला नहीं, चौके में भी निहायत जरूरत से बाहर कोई शौकीन पकवान नहीं बन पाता। जब गृहस्थी मुश्किल से चलती थी तब तो नपे तुले खर्च में से बचत करके भी अक्सर सुलेखा बच्चों की पसंद की चीजें बना दिया करती थी। उनके चेहरों पर खुशी की झलक देखने के लिए तकलीफ की परवाह नहीं करती थी। जीवन भर तो एक ठीके की दाई के सहारे ही चलाती आई है। ऊपरी काम करने के लिए ऊपरी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। अब एक बहुत बड़ी सुविधा मिल गई है, अपने पास कुछ पैसे होते हैं। अचानक तेल, घी, चाय या चीनी की कमी हो जाने से निशीत को बताए बिना ही काम चल जाता है, मगर अब कुछ और बन नहीं पाता। अब तो बस समय की ही कमी हो गई। चंद पैसों के पास समय को बेच डाला उसने। गृहस्थी के काम काज के लिए थोड़ा सा बचाकर बाकी सारा बेच चुकी है वह। आज उस थोड़े से समय पर भी हमला हो रहा है। कभी कभी वह क्षमता से अधिक ऑर्डर ले लेती है। वादे के मुताबिक सप्लाई नहीं दे पाने से तो मर जाना बेहतर समझती है वह। मगर क्या वह यह ऑर्डर लोभ के वशीभूत होकर तो नहीं लेती? नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा।
समिति की मौसी जी के अनुसार सुलेखा जैसी दायित्वशील भांजी और कोई नहीं, और वहां मौसी जी ने सरकार से अधिक लाभ उठाने के लिए 2 और केंद्र खोल दिए हैं। सुलेखा के सिवा और कौन जिम्मेदारी लेगा उन दोनों की, अतः ऑर्डर का दबाव बढ़ाती ही जाती है वह। सुलेखा लाख समय का रोना रोए, वह ध्यान ही नहीं देती। मजे से कहती है, तुम्हारी बेटियां तो काफी बड़ी हो गई, उनसे भी तो घर के कुछ काम काज करा सकती हो। इसका जवाब बाहर वालों को देना संभव नहीं। ऐसा प्रस्ताव करना तो दूर की बात, बच्चे तो उसकी सिलाई मशीन को ही सहन नहीं कर पाते हैं। उसी के चलते घर में नित नई असुविधाएं उभर आती हैं। यह तो उन्हें पता चल ही गया है। कान के पास हर दम वही घर 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 की आवाज असहनीय हो गई है। विशेषतः मूल बात ही उनकी रुचि के विरुद्ध है। उनकी माँ कुछ पैसे कमाने के लिए दिन रात दर्जी की तरह सिलाई करती है, यही असहनीय है। कहीं दोस्तों को पता न चल जाए, इसी डर से तटस्थ रहते हैं सब। यह भोजा तुम ढोकर क्यों ले जाती हो, वे लोग आदमी नहीं भेज सकते क्या? तंग होकर बच्चे कहते हैं। सुलेखा बड़बड़ाकर कहती है, हाँ भेजते तो हैं, एक आध दिन में मैं खुद ही। क्यों? एक आध दिन भी क्यों, बेकार का काम। नीरा की सहेली शिप्रा की माँ किसी दफ्तर में काम करती है। ईरा की सहेली नवीना की माँ स्कूल में, अशोका की भाभी किसी ब्यूटी सैलून में काम करती है। उनके काम को ये लोग इज्जत की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि नियम अनुसार उन्हें साफ सुथरे कपड़ों में बन समझ कर नौकरी के लिए जाना पड़ता है। उसकी इज्जत ही अलग है। घर बैठे सिलाई करके बेचने का काम बड़ी अचार मुरब्बे बेचने से अच्छा है क्या? नहीं। नीरा, ईरा, तिन्नू, दीपक और दीपंकर की माँ बहुत ही साधारण है, बड़े ही निम्न स्तर की है। सुलेखा इस बात को नहीं समझती है। इस कर्म कांड के प्रति बच्चों की अवज्ञा और अश्रद्धा देखकर हैरान हो जाती है, दुखी हो जाती है। वह किसके लिए मैं कर रही हूँ यह सब? अपने लिए। मैं अपना खून जला रही हूँ, तभी ना तुम्हारे अरमान पूरे हो रहे हैं। देता तुम्हारा कंजूस बाप यह सब, पूरे होते तुम्हारे इतने सारे अरमान। मगर सुलेखा चीख कर कह नहीं पाती, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता कभी, या शायद पता चलने पर भी वे लज्जित नहीं होते, बल्कि सुलेखा की मेहनत की कमाई को हाथ नहीं लगाएंगे कहकर उसे ही लज्जित कर देते। इस युग के बड़े हो गए बच्चों से बड़ा डर लगता है। किसी भी पल वे झिड़क सकते हैं, क्योंकि उनका आत्मसम्मान बोध अत्यंत प्रबल है। सुलेखा की तरह आत्मसम्मान बोध से हीन नहीं है वे। इसी बौद्धहीनता के कारण सुलेखा अवहेलना की पात्र है। जब सुलेखा निशित को की डांट खाकर रो पड़ती है, वे नाराज होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब वही सुलेखा किसी हल्की बात का जवाब हंसकर देती है, तब वे अवहेलना की दृष्टि से उसे देखते हैं। सुलेखा की कमाई से उन्हें सहूलियत हुई, फिर भी उस कमाई की पद्धति उनसे उन्हें आपत्ति है, घृणा है, असंतोष है। तभी तो सुलेखा की थोड़ी सी त्रुटि देखते ही उस मशीन को दोष देते हैं, उत्तरदायी ठहराते हैं। इसलिए जब दीपक डॉक्टरी ढंग से कहता है, नहीं नहीं यह ठीक नहीं, खाने पीने में कुछ वैरायटी लानी चाहिए, उससे रुचि बढ़ती है, भूख बढ़ती है, तब तिन्नी भी हंस पड़ती है, कहती है, हाँ उसके बदले तब तक माँ लोगों के बच्चों के फ्रॉक शर्ट की कटिंग में वैरायटी लाएगी, कब चौके से निकलकर माँ उस मशीन की सिलाई के आगे बैठेंगी, बस यही सोचती रहती है। खैर, उसे भी दोष नहीं दिया जा सकता है। माँ के अस्तित्व को धीरे धीरे उसी मशीन की तरह हो जाते देख रही हैं बेचारी। पहले माँ का साथ कितना मिलता था, अब तो बस माँ की एक ही छवि नजर आती है, अच्छा नहीं लगता। खैर वह तो छोटी है, अबोध है अभी, मगर जिन्हें बोध हो चुका है कैसे क्या होता है, कितने धान में कितना चावल आता है, जिन्हें पता है वे। सुलेखा के काफी बड़े हो गए हैं बेटे बेटियां, वे तो बड़े आराम से ही हंसकर बोल उठे, वैरायटी नहीं है, क्या कहते हैं भैया? कल भिंडी की तरकारी और मछली, आज लौकी की तरकारी और मछली, फिर कल शायद देखोगे परवल की तरकारी और मछली, और क्या चाहिए? हंस पड़े सभी, यहाँ तक कि निशीत भी। उसके कहने के ढंग से ही हंस पड़ा। मगर क्या सचमुच सुलेखा के सारे बच्चे निष्ठुर और ममताहीन हैं? नहीं, ऐसा कहना अनुचित होगा। वे तो इसे मजाकी समझते हैं और मजाकी करते हैं वे। मगर यह भी सच है कि यह आडंबरहीन घर उन्हें पसंद नहीं आता। यहाँ वहाँ लोगों के घर कितना कुछ देख कर आते हैं, यह घर पसंद नहीं आता, इसलिए इस घर को जब हमारा घर कहते हैं लगता है कि तब व्यंग ही कर रहे हैं। हमारा घर, अरे बाप रे, यह तो एक सनातन परिवार है, यह सब कुछ सनातनी है। कभी कभी सुलेखा कहती है, खैर मैं तो पुराने ख्याल की हूँ, तुम लोग तो नयापन ला सकते हो। नीरा भयभीत होकर कहती है, नहीं बाबा रहने दो, ऐसे तुम्हारी प्रजा बनकर हम ठीक है। कहती है ठीक है, मगर समालोचना हर कदम पर चलाती रहती है। इस घर में फूलों के पौधों के गमले, तिन्नी तू है कहाँ?
किताब की अलमारी में गुड़िया और हंसा मत, यहाँ तो दीवार पर माँ काली की छवि ही यथेष्ट है। ऐसा लगता है जैसे माँ काली की वह तस्वीर उन्हीं की दादी की नहीं, जैसे कि इस घर की सारी रुचिहीनता के लिए सुलेखा ही उत्तरदायी है। सुलेखा तो केवल एक बड़े परिवार के पुराने जंजालों के बीच रहकर अपनी गृहस्थी चलाई जा रही है। यह उन्हें याद ही नहीं रहता। निशीत को तो वे इस गिनती में लाते ही नहीं। भाई बहनों में होड़ लगी रहती है, कौन कितनी मजेदार बात कह सके। और फिर जब अपनी पढ़ाई लिखाई की दुनिया में खो जाते हैं, सुलेखा को उनकी बातें समझ में नहीं आती। नीरा बीच में ही बोल पड़ती है, दीदी मेरे पीछे खूब जमकर पढ़ाई कर ली है ना? नीरा ईरा निराश भाव से कहती है, जमकर? हे भगवान, एक अक्षर भी नहीं पढ़ा, दिमाग के भीतर इंजन चल रहा था। बाप रे, इस इंजन के बारे में सभी को पता है। अचानक निशित नाराज स्वर में बोला, क्यों? जोर शोर से सिलाई चल रही है क्या? क्या बकवास सिलाई का काम खत्म नहीं होता तुम्हारा? बच्चों की परीक्षा के समय तो कम से कम लिहाज करोगी। ईरा अपने पिता को रंगमंच पर उतरते देखकर थोड़ा सकपका गई। जल्दी से बोली, नहीं नहीं, उसकी तो हमें आदत पड़ गई, क्योंकि आज सिर में बड़ा दर्द हो रहा था ना, इसलिए। अरे अब कुछ तो कहना ही था। सुलेखा का इस प्रकार पैसा कमाना निशित को भी फूटी आंख नहीं सुहा था। मौका पाते ही अपनी भड़ास मिटा लेता है। अब भी उसने कहा, कह देना अपनी समिति की मौसी को, नहीं होगा मुझसे। कह दूं यह बात? हाँ हाँ कह दो। क्यों? तुम्हारी उस समिति की कमाई के बिना क्या चूल्हा नहीं जलेगा इस घर में? सुलेखा चाहती तो इसी पर भांडा फोड़ सकती थी, जिसे ढोते ढोते वह थक चुकी थी। वह कह सकती थी, नहीं, चूल्हा तो बंद नहीं होगा, मगर और बहुत कुछ बंद हो जाएगा। क्या क्या बंद होगा अपनी बेटियों से पूछ लो, मगर कहे तो कैसे? बराबर का अनअभ्यास जो है। सुलेखा शांत स्वर में बोली, भला ऐसा कहा जा सकता है क्या? सुलेखा की बेटियों की जान में जान आई। वे भी डर गई थी, अगर माँ कह दे बंद करने से तुम्हारे बच्चों के जेब खर्च कहाँ से आएंगे, कैसे पूरे होंगे उनके अरमान? माँ तो मूर्ख है, इसलिए अवहेलना की पात्र है। उधर सीधी सादी है, इसलिए उससे डरने की जरूरत नहीं। यह नहीं सोचते कि वह शिष्ट है, सोचते हैं सीधी सादी है। उसी निश्चित विश्वास के साथ अगले दिन ही नीरव कह सकती, माँ तुम्हारे पास 15 रुपए होंगे? पिछले महीने एक लड़की से कर्ज लिया था। यह एक चालाकी है, जानती है कर्ज चुकाने के मामले में माँ अब नहीं तब नहीं करेगी। फिर भी सुलेखा बोली, फिर वही उधार का कारोबार। कितनी बार कहा तुझे उधार मत लेना। वाह, अचानक उधार पड़ने की जरूरत पड़ जाए तो क्या किया जाए? कॉलेज में तुझे अचानक क्या जरूरत पड़ जाती है, मेरी समझ में नहीं आता। नीरा माँ की पीठ पर हाथ फेरकर गले से प्यार छलकाकर बोली, नहीं समझोगी मेरी माता, नहीं समझोगी। अच्छा अभी दे दो तो आकर समझा दूंगी। कल से मन दुखी था ही। पैसे देकर शिकायत के ढंग से सुलेखा बोली, तेरे बाबूजी ने तो नवाबी हुक्म सुना दिया, मौसी को कह देना, पर समिति के ये पैसे मेरे पास रहते हैं, तभी तो जरूरत पर। सुलेखा कभी मेरी कमाई के रुपए नहीं कहती, कहती है समिति के रुपए। अभी भी वही कहा उसने। आंचल घुमाते हुए नीचे जाते जाते नीरा कह गई, बाबूजी की बात रहने दो। ऐसी ही बात करती है नीरा। उसके चले जाने के बाद भी उसी तरफ देखती रही सुलेखा। हमेशा से ही नीरा शौकीन और खर्चीले स्वभाव की है, पता नहीं किसके घर जाएगी। निशीत जैसा कंजूस के बेटियों की अच्छे घर में शादी करने की कोशिश करेगा? ईरा की सेहत नीरा से अच्छी है, वही बड़ी लगती है। दोनों के लिए एक साथ ही लड़का मिल जाता तो अच्छा होता। नादान सुलेखा इन बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढने को अपनी जिम्मेदारी समझती है। उसकी अति चालू मजली बेटी ने इसी बीच वह जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली। यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। चालू लड़की नीरा ने सड़क पर पांव रखते ही सोचा, बड़ी बेवकूफ़ी कर हो गई। 20 रुपए मांग लेने चाहिए थे, जहाँ 15 वहीं 20 दे देती माँ तो। इतनी तंगी में तो और रहा नहीं जाता। कब दिन निकलेंगे ये पता नहीं। आश्चर्य की बात है कि सुना है मेरे बालिग होने में अभी तक कुछ महीने बाकी हैं। यह कानून शायद देश भर के बुद्धों ने मिलकर तैयार किया था। कई लोग तो 80 वर्ष में भी बालिग नहीं होते, तो मैं क्या उनमें से हूँ? पराशर तो कहता है, कोई तरकीब क्यों नहीं निकालती मैडम अपनी उम्र के लिए? और कब तक इस तरह जलाकर मारोगी? तरकीब लगाऊं तो क्या? हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट ही तो एक जबरदस्त दलील है। अतः अभी और कुछ दिनों तक इसी तरह चलाना पड़ेगा, और उसके सामने अपनी इज्जत रखने के लिए माँ के आगे हाथ फैलाना ही होगा। गनीमत है कि माँ के पास कुछ पैसे रहते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या होता। श्रीमान पिताजी की जेब से तो फूटी कौड़ी भी नहीं निकलती। उन्होंने तो बहुत पहले ही ऐलान कर दिया है, भोजन, कपड़ा, दवा और स्कूल कॉलेज की फीस के अतिरिक्त वह कुछ पाने का हक नहीं बनता उनके बच्चों को। उफ, कैसे घर में पैदा हो गई वह।
मोड़ पर पराशर खड़ा था। नीरा ने बोहें तान कर कहा, आज तो तुम्हारा 2:30 बजे तक क्लास था ना, फिर भी कंगले की तरह सड़क पर आकर खड़े हो। हाँ, पराशर के भी क्लास होते हैं। नीरा जहाँ पढ़ती है पराशर वहाँ पढ़ाता है, मगर विषय अलग अलग है। फिर भी एक दिन दोनों का मिलन हो गया। पता नहीं विधाता के मन में क्या था। उदास चेहरा बनाकर पराशर बोला, ग्रहहीन लक्ष्मीहीन लोग सड़कों पर ही घूमते फिरते हैं, तो फिर घूमते रहो, समाधान जब निकल ही नहीं रहा है। अच्छा, तुम्हारी उम्र क्या 2 साल में एक बार बढ़ती है? नीरा की बांह पर जोर से चिकोट ली पराशर ने। बस और कुछ महीने, बस और कुछ महीने कहकर 2 साल से तो टाल रही हो। बकवास मत करो, समय अपनी गति से चलता है। खैर, रविंद्र सदन ही जा रहे हो ना? महारानी को फुर्सत मिले तब तो, उन्हें तो बातें बनानी पड़ेंगी। अभिभावकों की आंखों में धूल झोंकनी पड़ेगी और लौटते समय अबोध बालिका जैसे खिला हुआ चेहरा लेकर जाना होगा, जिसके लिए चेहरे पर कोमलता और आंखों में सरलता लानी पड़ेगी। गंभीर भाव से नीरा बोली, अब और वह सब नहीं करूंगी, निश्चय कर लिया मैंने। अब जो होगा नसीब में मानकर बता दूंगी सबको। आहा महान देवी, कब किस शुभ घड़ी में ऐसी शुभ बुद्धि मन में उदित हुई? अभी इसी पर। अब और नहीं सहन होता। पराशर ने व्याकुलता का अभिनय किया। तो फिर कल ही चला आऊं क्या? दोनों युगल मूर्ति होकर तुम्हारे जनक जननी के पैरों पर गिरकर आशीर्वाद प्रार्थना कर लेंगे। अब ज्यादा बकवास मत करो। इतने दिन धीरज रखने के बाद अब थोड़े दिनों के लिए बेचैन क्यों हो रहे हो? धैर्य के अंतिम छोर पर पहुंचकर ऐसा ही होता है मैडम। देखो, तुम एक अध्यापक हो, फिजिक्स नहीं कहूं, बंगला का नहीं, और इसलिए तुम्हें वाचाल होने का अधिकार है। क्यों? रहने दो यह सब। यह लो, आज के टिकट का खर्चा मेरी तरफ से। नीरा ने 10 रुपए का नोट बैग से निकाल दिया। पराशर ने आनाकानी की, पर नीरा ने लिवाकर ही छोड़ा। अंत में उसने राय सुना दी, जब तुम्हारे कंधे पर सवार हो जाऊंगी तब देखना कैसे खून चूसती हूँ। अभी तो कुछ लौकिकता के नियम मानकर चलना ही उचित होगा। अगर सुलेखा ने बेटी के इस भाषण को सुन लिया होता तो घबराहट के मारे हाथ पांव ढीले हो जाते उसके। इस युग के प्रेमालाप की भाषा ऐसी है। सुलेखा को इसकी खबर नहीं। इस युग को ऐसी कितनी ही बातों से सुलेखा अनजान है, जबकि एक ही छत के नीचे एक ही चौहद्दी के भीतर रहकर सुलेखा के ही हाथों पल बढ़कर उसके बच्चों ने इतना जान लिया। क्या सुलेखा लोगों के घर नहीं जाती, बाहर नहीं निकलती, दुकानों में जाकर चीजें नहीं देखती है? क्या करती है? सब कुछ। केवल उसके मन की आंखें बंद रहती हैं। वह कभी ऐसा नहीं सोचती कि इन चीजों में मेरा भी अधिकार क्यों नहीं होगा। सुलेखा तो बस इंतजार किए जा रही है कब वे बड़े होंगे, मगर हर पल यह भी अनुभव हो रहा है कि उसका इंतजार खत्म हो गया है। काम की सहूलियत के लिए आजकल सुलेखा ने अपने ऊपर ही भंडार की चीजें सजा ली हैं। बरामदे के दूसरे छोर पर एक पतले से कमरे में है उसका भंडार। उसी कमरे में नीचे बैठकर सुलेखा भी सब्जियां काट कर रखती है। सुबह सब्जी काटना मसाला पीसना दोनों नहीं हो पाता है। गर्मी आ गई है, बासी मसाले से काम नहीं चलता। कम से कम सब्जी कटी हो तो आराम मिलता है। गर्मी से परेशान होकर हंसुआ लेकर बरामदे में निकल आई तो सुलेखा ने सुना उसकी बड़ी बेटी कह रही है, अभी तक माँ क्या कर रही है? मझली बेटी का जवाब भी सुनाई पड़ा उसे, और क्या, वही राजकार्य है। सुबह हम जो पुलाव कोरमा खाएंगे उसकी तैयारी हो रही है। अब तिन्नी की आवाज आती है, अगर एक फ्रिज होता तो कितना आराम हो जाता। कुंती के घर फ्रिज है, देखती तो हूँ। उसकी माँ को कितना आराम है, 2-3 शाम का खाना पकाकर फ्रिज में भर देती है और घूमती है, सिनेमा जाती है। काश हमारे घर भी एक होता फ्रिज। हंसाओ मत तिन्नी, दम फूल कर मर जाऊंगी। हमारे घर में फ्रिज? सपने में भी ऐसी आशा मत करना। हमारा घर हमारी माता ठकुरानी की तरह ही आदि और अकृत्रिम है। अभी तक लकड़ी, कोयले और गोईठे का राज है, और देखो तो प्राय सभी घर में आज गैस का चलन है। तीनों बहनें एक कमरे में सोती हैं, देर रात तक गप्पे लड़ाती हैं। सुलेखा भंडार वाले कमरे में से सुन नहीं पाती। आज बरामदे में बैठी है, तभी अचानक वह अपने बच्चों की आवाज नहीं पहचान पाती। किसकी आवाज है ये? रहने दे वैसा बड़ी बड़ी बात। जरा सोच तो, बैठक में एक सोफा सेट तक नहीं है। इस युग के किसी सभ्य परिवार में कोई घूमने आए तो वही 2 विशाल हैंडल वाली और 2 लोहे की कुर्सियां। जगह नहीं बनती तो बैठ जाओ बिस्तर पर। यह सब कुछ ही तो पैसे की कमी के कारण नहीं है। पता है दीदी, रूबी की माँ को घर सजाने का इतना शौक है कि मिट्टी की मामूली सुराही खरीदकर उस पर पेंटिंग करती है और हरे पत्तों की झाड़ी लगाकर कमरे के कोने में सजा कर रखती है। इसमें तो खास खर्चा भी नहीं होता। तभी तो कहती हूँ रे, पैसे की ही मूल कारण नहीं है, मूल बात है रुचि।
रुचि की कमी के कारण ही ये हाल है हम लोगों का। इस घर को चमकाकर आधुनिक बना डालना असंभव है। तिन्नी की ही सुनाई पड़ती है। अर्थात जिस तरह बुढ़ी पर पेंट चढ़ाकर उसे तरुणी बनाना संभव नहीं है। तू तो बड़ी मस्खरे वाली हो गई आजकल। हाँ मगर कहाँ ठीक ही। घर में कदम रखते ही आंखों को चुभने लगती है उस बुढ़ापे की छाप। बाबूजी की बैठक के दरवाजे पर टंगा पर्दा है। क्या पर्दा है? पुरानी चादर का एक पकड़ा हुआ टुकड़ा। सीढ़ी के सामने ही बड़े बड़े पैकिंग बॉक्स में रखा है कोयले का ढेर। और थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक नीरा की आवाज रेडियो की कमेंट्री की तरह बुलंद हो उठी। वहां देखिए, उस टोकरी में पड़े हैं लकड़ी के गोईठे आदि जलावन के ढेर। आगे बढ़िए, जीने पर से आगे बढ़ते जाइए। क्या देख रहे हैं आप? गंदे कपड़े रखने का बक्सा। मगर उस बक्से पर ढक्कन है क्या? नहीं, क्योंकि यह पुरखों के जमाने का है। कभी किसी युग में एक दिन उसका ढक्कन गायब हो गया, अतः अब वह गधे की पीठ का मौसेरा भाई बन गया है। तीनों बहनों के हंसकर लोटपोट होने की आवाज आती है। फिर भी नीरा रुकती नहीं है, उसी ढंग से वर्णन करती जाती है। सीढ़ी पर चढ़ते ही कितने प्यार से लड़खड़ाते हुए 2 स्टूल पर सुराही में पानी रखा है। खाने की मेज के नाम पर जो बिछी हुई है, दरअसल वह घर की गृहिणी के दादा ससुर के लिखने की मेज थी। उस जमाने का था, इसलिए इतना विशाल। उसी से काम चलाया जा रहा है और बड़े जोश से उसे डाइनिंग टेबल का दर्जा दिया जा रहा है। नीरा के कहने के ढंग में कौतुक भरा। उसकी कमेंट्री सुनकर बाकी दोनों बहनें हंसकर लोटपोट होती हैं। सुलेखा धीरे धीरे हंसुए और टोकरी को उठाकर भीतर चली आती है। उसे डर लगता है कि हंसकर लोटपोट होते होते अचानक अगर वे बरामदे में ना आ जाए। क्या सुलेखा उतने थोड़े समय में गाल पर बह जाने वाले इतने सारे आंसू पहुंच पाएगी? वे तो सपने में भी इसकी कल्पना ही नहीं कर सकेंगे। इसमें क्या शक है? मजाक ही तो कर रहे हैं वे। अतः माँ, इस विचित्र आचरण का कोई अर्थ उनकी समझ में नहीं आएगा। क्या सुलेखा के मन की गहराई में तस्वीर की तरह सजी सवरी गृहस्थी का सपना नहीं था? मगर अभिमानी सुलेखा उसके लिए हाय तौबा जो नहीं है या जो नहीं हो सकता नहीं मचा सकती। जितना है उसी से संतुष्ट हो, इसी धारणा में उसे सम्मान दिखाई पड़ता है। सब्जी रखकर सुलेखा छोटी सी खिड़की के पास जाकर खड़ी थी। पीछे से निशित की दबी आवाज गरज उठी। रात के 12 बजे कौन से भोज की तैयारी हो रही है? सुलेखा के गालों पर आंसू अब सूख चुके थे, इसलिए जल्दी पलटकर सहज भाव से बोली, होगा क्या, यही सवेरे की थोड़ी बहुत तैयारी। घर में कल कोई होम यज्ञ है क्या? निशित के स्वर में व्यंग था। हमेशा से ही परिस्थिति को हल्का बनाने के लिए सुलेखा ऐसे सहज भाव से बात करती है। उसी हल्के स्वर में बोली, यज्ञ तो रोज ही है। मसूर की दाल, कटहल की तरकारी, पकौड़े, बैगन, करेला और मछली की रसेदार तरकारी, यही यज्ञ है। लौटते हुए नाराज स्वर में निशित कह गया, उसी की तैयारी में रात के 12 बज जाते हैं। सूरज की रोशनी में जो काम बिना खर्च के हो सकता है, उसके लिए घंटों बिजली खर्च की जाती है। खैर, सुलेखा समझती है। वह बिजली के खर्चे वाली बात निशित ने जानकर जोड़ दी है। अभी तक कमरे में नहीं गई, इसलिए निशित को अच्छा नहीं लग रहा है। दिमाग का पारा गर्म हो रहा है। कहीं यह बात सुलेखा के सामने भी ना खुल जाए, इसलिए इस बात का संयोजन किया गया। प्रेस्टीज के मामले में वह बहुत ही सचेतन है निशित, और उसके चरित्र से तो सुलेखा भली भांति परिचित है। अच्छी तरह जानती है कि कहाँ उसकी कमजोरी और किस बात से उसका अहम जुड़ा है। सब जान चुकी है, फिर भी कभी उसे पूरी तरह मुट्ठी में भरने की कोशिश नहीं की, डरती ही रही। किसी जमाने में सुलेखा की पर आश्रिता माँ सुलेखा को सीख देती थी कि दुनिया में जोर दिखाकर जीतने की कोशिश मत करना बेटी, उससे तुम छोटी ही हो जाओगी। जान लो, भय से हो जय है। लोगों को तुम मान कर चलोगी तो लोग भी तुम्हें मान कर चलने के लिए बाध्य होंगे। माँ के उपदेश को सिर आंखों पर रखकर चलती आई है सुलेखा, मगर लाभ क्या हुआ? आशानुरूप फल मिला क्या? तो क्या सुलेखा यही समझ ले कि उस जमाने की थ्योरी इस जमाने में नहीं चलती है? फिर भी सुलेखा गृहस्थी की चक्की घुमाए चली जा रही है, घुमाए जा रही है सिलाई मशीन का चक्का भी। और जैसे ही कपड़ों का ढेर सिल जाता है, बंडल बनाकर समिति के ऑफिस में पहुंचाने चल देती है। पर उसने सोचा नहीं था कि लौटते समय आज ऐसा एक दृश्य देखना पड़ेगा उसे। उसने देखा, मोड़ पर एक लड़के से विदा लेकर नीरा घर लौट रही है, या कहा जा सकता है कि एक लड़का नीरा को घर के दरवाजे तक छोड़ गया। पल भर का दृश्य है, मगर माँ की आंखें धोखा नहीं खाती। उसका दिल जोर से धड़क उठा, जैसे उसे एक भय का संकेत मिल गया। सुलेखा ने सोचा कि घर जाकर पूछने पर वह टाल जाएगी, अभी टोकना जरूरी है।
जल्दी से बेटी के करीब आकर बोली, कौन था वह लड़का? नीरा? नीरा बहुत जोर से चौंक उठी। उसने भी नहीं सोचा था कि माँ से यहाँ मुलाकात होगी, मगर नीरा अपनी माँ की तरह डरपोक नहीं है, इसलिए पल भर में साहस का लापरवाही से, कौन लड़का जो मुझे पहुंचा कर गया? अरे वह तो मेरी क्लास की एक लड़की का भाई है। तो वह तुझे पहुंचाने क्यों आया? कहाँ गई थी? नीरा और भी आराम से बोली, उसी के घर गई थी ना, बातों बातों में देर हो गई। वह बोली, रात हो गई भैया, जरा नीरा को छोड़ा। सुलेखा को पीछे छोड़कर बढ़ती गई नीरा। सुलेखा ने भी कदम तेज कर दिए। घर पहुंचते ही यह बात दब जाएगी, इसलिए पूछा, कहाँ है उस सहेली का घर? प्रियानाथ मल्लिक रोड पर। अरे बाप रे, इतनी दूर गई थी? कहकर तो नहीं गई थी वहां जाना है? अरे बाबा, पहले से थोड़ी ठीक ही था, जबरदस्ती गाड़ी में उठाकर लेगी। गाड़ी भी है क्या? नहीं तो कहाँ से गाड़ी में उठाकर ले जाती? सुलेखा ने एक लंबी सांस छोड़ी। इन सब अमीर लड़कियों से दोस्ती करके ही इन लोगों का मन में इतना असंतोष है। उफ, कितना तेज चल रही है। सहेली का नाम क्या है? अचानक पलटकर रुक गई नीरा। कठोर स्वर में बोली, क्यों? क्यों अचानक ऐसे पुलिस की तरह जिरा करना क्यों शुरू कर दिया तुमने? सोच रही हो? क्या सोच रही हो? बेटी बिगड़ गई? एक लड़के को देखते ही तुम लोगों का कलेजा धड़कने लग जाता है ना? कितनी मीन माइंड हो। मीन माइंड? माँ को सड़क पर भौचक्का छोड़कर घर के भीतर चली गई नीरा। सुलेखा आ गई, मगर आज सुलेखा का ही नसीब खराब है, इसलिए अभी तक निशित के ताश के अड्डे के दोस्त पहुंचे नहीं। बाहर की खिड़की पर नजर टिकाए बैठा था निशित। दोनों को उसने भीतर आते देखा। बाहर आकर बोला, तुम्हारे साथ नीरा कहाँ गई थी? सुलेखा घबरा गई, मगर एक तरह से निश्चिंत भी हुई। जल्दी से बोली, नहीं मेरे साथ तो नहीं गई थी, समिति के ऑफिस जा रही थी, ये लौट रही थी, इसलिए मैं एक साथ थोड़ी दूर। क्यों? क्यों कॉलेज से लौट रही थी? उसे क्यों समिति में घसीटना? थकी हारी लौट रही थी, कहीं उसे भी सदस्य बना लेने का इरादा तो नहीं? सुलेखा जल्दी से बोली, हाँ अब यही बाकी है, ऐसे ही मिल गई रास्ते में, तभी तो। तुम्हारे दोस्त आज नहीं है? नहीं, मगर बात को टालो मत, इतनी रात तक वह घूमती क्यों रहती है? वाह, रोज ही घूमती है क्या? सुलेखा वहां से खिसक गई। आजकल भरसक चेष्टा करती है कि शाम को सिलाई ना करे। दोपहर से शाम होने तक लगातार बैठकर सारी सिलाई करके शाम को वह खाना पकाती है। इसमें तकलीफ जाता है, मन चंचल बड़ा रहता है। पहले शांति थी, सारे काम से निपट कर बैठती थी, खड़ी देखकर उठ जाती थी। अब तो बाल नहीं संवारती, नाना नहीं हो पाता, गर्मी लगती है, खैर और करे भी क्या। ऊपर आकर सुलेखा ने चुपके से नीरा से कहा, ए तेरे बाबूजी पूछ रहे थे नीरा तुम्हारे साथ क्यों थी? बाबूजी? नीरा चौंक कर बोली, बाबूजी ताश नहीं खेल रहे हैं? नहीं, आज दोस्त नहीं है। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा कॉलेज से लौट रही थी, अपने साथ समिति ले गई थी उसे। नीरा मन ही मन शायद निश्चिंत ही हुई, फिर भी कठोर किंतु ठंडी आवाज में बोली, झूठ कहने की क्या जरूरत थी? क्यों? पहचानती तो है उनको, इतनी रात तक क्यों टहल रही थी? इसी बात पर शोर मचाएंगे, और किया भी ऐसा ही उन्होंने। नीरा ने और भी शांत होकर कहा, नाराज होने का अधिकार है उन्हें, नाराज होंगे, उससे मेरा कुछ आता जाता नहीं, पिंजरे की पंछी नहीं हूं मैं। सुलेखा अवाक होकर खड़ी रह गई। इतने बड़े होते जा रहे हैं उसके बच्चे, मगर एक दिन ही नहीं, रोज की घटना हो गई है नीरा का देर से लौटना। उल्टी सीधी बात करके रोज कहाँ तक बात छिपाई जाए। नीरा का तो कुछ आता जाता नहीं, फिर भी सुलेखा संभालने की कोशिश करती है। कहती है कहकर गई है, देर होगी, कहती है दोस्त के यहाँ खाने पर बुलाया। आज निशित अचानक ही ताश के अड्डे से उठकर आया और गरज कर पूछा, नीरा नहीं आई? जैसे कि उसका नहीं आना सुलेखा का ही अपराध है। सुलेखा ने कहा, नहीं तो आज तो कुछ बताकर भी नहीं गई है, मैं सोच से मरी जा रही हूँ। सोच कर मरने की जरूरत नहीं, अब नसीब ठोक कर मरना होगा, खूब ढकती रही ना बेटी का दोष, कहकर नीचे चला गया निशित। मगर हैरत की बात यह है कि खुद बेटी से कुछ नहीं कहता है, गुमसुम रहता है। तो क्या सुलेखा खुद आगे बढ़कर अशांति की आग जलाने के लिए कह दे? क्यों इतनी गर्मी दिखा रहे थे, अब डांटते क्यों नहीं? ईरा मुस्कुराकर बोली, कब तक साग से मछली ढकती फिरोगी माँ? तुम्हारी मजली बेटी तो उड़ने लगी है, अचानक एक दिन धागा तोड़कर आसमान में। सुलेखा हैरान रह गई। यह बात ईरा ने कितनी आसानी से कह डाली, जैसे उस धागे का कटना कोई भयंकर घटना नहीं, बल्कि बहुत ही स्वाभाविक और साधारण सी बात है। रुंधे स्वर में सुलेखा बोली, धागा तोड़कर उड़ जाएगी ऐसा कह रही है तू? हाँ, जो सच है वही कह रही हूँ। ईरा ने कहा, कब से चल रहा है उसका? चल रहा है? क्या चल रहा है? तुम और बेवकूफ़ी मत करो माँ, चल रहा है प्रेम, समझी अब? तुझे पता था? क्यों नहीं, आँख कान होने से पता चल ही जाता है।
सुलेखा बैठकर बोली, फिर भी मुझे नहीं बताया तूने? क्या होता बताने से, तुम रोकती? सुलेखा बोल पड़ी, शुरू में पता चलता तो रोका जा सकता था। इरा स्वभाव से गंभीर है, फिर भी हंस पड़ी। बोली, माँ तुमने ऐसे कहा जैसे टीवी या कैंसर हो, फर्स्ट स्टेज में पता चलने पर रोक लिया जाता। नहीं होता माँ, नहीं होता। यह और भी बड़ी बीमारी है, लाइलाज। इतने दिनों तक सुलेखा को संदेह होता भी था तो मन को समझा लेती थी। सोचती थी कि शायद ऐसे ही भावुक हो रही है, इसका मतलब यह तो नहीं कि ऐसा भयंकर कुछ कर बैठेगी। मगर ईरा ने उसकी यह निश्चिंतता भी छीन ली। सुलेखा शुद्ध होकर थोड़ी देर बैठी रही, फिर बोली, इसका मतलब यह हुआ कि माँ बाप भाई बहन सबके होते हुए वह बेवकूफ बह जाएगी और सब देख बैठकर देखते रहेंगे। ईरा अब कठोर हो गई, बोली, माँ बाप भाई बहन सब मिलकर बैठे बैठे सच्ची मौत भी तो देखते हैं ना माँ। नहीं देखते क्या? कुछ कर सकते हैं। और फिर यह तो सुख की मौत है। तुम तो आसमान से ऐसे गिर रही हो जैसे दुनिया की ऐसी घटना देखी ही नहीं। हाँ, बीमारी के प्रथम चरण में पता चलने पर अगर रोकना संभव है तो रोक लो अपनी छोटी कन्या को। क्या क्या कहा? स्प्रिंग वाली गुड़िया की तरह झटके में उठ खड़ी हुई सुलेखा और हैरान होकर देखती रही। उसकी तिन्नी फ्रॉक पहनी हुई तिन्नी अनायासी अपनी दीदी की तरह भौहें तानकर मुक्के दिखाकर कमरे से निकल गई। भर्राए आवाज में बोली, ईरा, उस कलमुही के बारे में क्या कहा तूने? कुछ नहीं कहा माँ, कुछ नहीं। दोनों हाथ जोड़कर ईरा बोली, समझ लो मजाक कर रही थी। इसका मतलब यह कि दीदी होकर तू उसकी करतूतों पर पर्दा डालकर सर्वनाश करेगी उसका? कठोर मगर शांत स्वर में ईरा ने कहा, माँ तुम्हारे सर्वनाश की धारणा के साथ हमारी धारणा मिलती नहीं, मगर कह देती हूँ, इस बात को लेकर उसे डांटने जाओगी तो मुसीबत ही होगी। सुलेखा को लगा वह दीवार पर अपना सिर पटक दे। चीख चीख कर रोने की इच्छा हुई उसे। टूटी हुई आवाज में बोली, तिन्नी प्रेम करने चलेगी और मैं डांटूं तो मुसीबत होगी। तिन्नी के नाम से इतना हैरान क्यों हो रही हो माँ? 18 साल की हो गई है वह। इस उम्र में तुम्हारी तो शादी हो गई थी, क्यों? ईरा के उस दृढ़ व्यंजनामय चेहरे की ओर देखकर अचानक सुलेखा उस कमरे से भागकर चली गई। जाकर बिस्तर पर पड़ गई वह। राई खोजने चली थी, पहाड़ दिख गया उसे। उसकी बेटी ने माँ के साथ तुलना की। सुलेखा की शादी 18 साल में हो गई थी और साल पूरा होते ही गोद भर गई थी। सही बात है, मगर क्या सुलेखा तब बच्चों की तरह छोटा सा फ्रॉक पहनकर घूमती फिरती थी? क्या सुलेखा एक गिलास पानी भी डालकर नहीं पी सकती थी? क्या वह चॉकलेट पाने की आस में भैया का हाथ पकड़कर उछल कूद करती थी? क्या वह थोड़ी रात होते ही बिना खाना खाए सो जाती थी और उसे जगाकर खिलाया जाता था? उसे तो 18 वर्ष से पहले ही परिपक्व बना दिया गया था। उससे काम की अपेक्षा की जाती थी, कर्तव्य की, उत्तरदायित्व बोध की आशा की जाती थी। बड़ों की इन अपेक्षाओं और आशाओं की पूर्ति में जरा सी कमी होते ही सुलेखा की इतनी निंदा होती थी कि वह मिट्टी में मिल जाती थी। सुलेखा के सुशिक्षित पति अपनी पत्नी के कर्तव्य पालन में कमी देखकर कई दिनों तक बात नहीं करते थे। निष्ठुर सहानुभूतिहीन स्वर में कहते, माँ की समालोचना अब और कभी नहीं होनी चाहिए। मगर क्या ऐसी समालोचना सुलेखा ही करती थी, जैसी तीखी समालोचना सुलेखा की बेटियां अपनी माँ को लेकर करती हैं? उसके आसपास भी होती थी क्या? दरअसल वह समालोचना होती ही कहाँ थी। पति को अपना जानकर कभी किसी रात को अपने असहाय दुख दर्द का बोझ हल्का करने आती थी उसके पास। इससे अधिक तो कुछ नहीं। तुम लोग क्या जानोगे कि वह बोझ कितना भारी था। निशित की माँ निशित के जैसी ही ममताहीन थी। एक बार भी नहीं सोचती कि बच्ची है, समझ नहीं पाई। उसके हर कदम पर कड़ी समालोचना के जाल बिछाए रहती थी वह, और रत्ती भर की गलती को जानबूझकर की गई बदमाशी कहती थी। सुलेखा की सास कभी उसे काम काज बोल चाल या आचार व्यवहार के विषय में कोई निर्देश नहीं देती थी। अपनी पसंद नापसंद भी कभी उसे नहीं बताती, मगर यह आशा जरूर रखती थी कि सुलेखा सब कुछ समझकर चलेगी, कहीं त्रुटि नहीं करेगी। उसकी सास के मुंह की बोली ही थी, इतनी बड़ी जवान औरत इतना भी नहीं जानती। सुलेखा की ननद उससे साल भर बड़ी थी, मगर चूंकि वह अनब्याही थी इसलिए उसकी उम्र की बात नहीं उठती थी। वह तो एक बालिका मात्र थी। सुलेखा को अच्छी तरह याद है, एक बरसाती दोपहर में वह सो गई थी और छत पर पसारे हुए कपड़े भीग गए थे। सास छत पर नहीं थी, कभी नहीं रहती थी। बारी बारी से सारे पड़ोसियों के घर घूमने जाती थी और शाम को लौटकर दीवार को सुनाकर पड़ोस की बहुओं के गुणों के बखान करती और अपने जली नसीब को कोसती। उस दिन
अचानक बारिश आ गई तो भागकर घर लौटी, देखा कि बहू सो रही है, छत पर कपड़े भीग रहे हैं। बहू को तो मचा झका दिया था उस दिन उन्होंने। सुलेखा ने हैरान होकर सोचा था, इतने विश्वान उनके तरकश में जमा रखे थे। सुलेखा की ननद, वह भी तो सो रही थी, मगर उसकी बात उठेगी क्यों? वह तो लड़की। सुलेखा की बड़ी जेठानी, वह अपने मायके गई हुई थी इस वंश की संतान को मामा के घर में जन्म देने के लिए। सुलेखा की सास कहती थी, मामा के घर पैदा होने से बच्चे को सौभाग्य मिलता है। पर सुलेखा का वैसा मायका भी कहाँ था। फिर भी जिद करके उन्होंने चाचा के घर ही भेज दिया था सुलेखा को। बच्चा सौभाग्यशाली होगा इसी विश्वास पर। एक सुलेखा के सिवा और कौन जानता था कि उस स्थिति में बिन बुलाए चाचा चाची के घर जाने में कितनी लज्जा, कितना अपमान था। सुलेखा को देखकर चाचा निरुत्साहित चेहरा लेकर मौन खड़े रहे। चाची रात दिन सुलेखा की बूढ़ी सास की बेअक्लमंदी का वास्ता देकर अपना गुस्सा उतारती रही और माँ आड़ में ले जाकर फटकारने लगी। ठीक ही तो कहती है, तू किस अकल से साल दर साल ऐसी हालत बनाकर चाचा के घर चली आती है। ना तेरे बाप है, ना माँ की कोई हैसियत, ना तन में दम। दामाद से कह नहीं सकती किसके मत्थे पड़ूं मैं। आंसुओं में तैरकर सुलेखा ने अपने बच्चों की को सौभाग्यशाली का दर्जा दिया। उसने हर बार यही सोचा, अब और नहीं। मगर यह सोच टिक पाई कहाँ। एक स्वस्थ शक्तिमान विवाहित युवक अपने विवाहित जीवन से पूरी वसूली किए बिना कब छोड़ने वाला था। प्रत्येक रात को ही वह जोश से भरपूर होकर आता था। ऐसे में रोती हुई दुखी उदास पत्नी किसे पसंद आ सकती है भला? क्या पत्नी भी ऐसे प्रेमिक पति को पाकर सब दुख भूल ना जाएगी? क्या पति के उमड़ते आवेग को ठुकरा देगी? सास के वचन सुनकर मन उदास है इसलिए। जब समालोचना कर नहीं सकती तो चेहरा उदासी भी क्यों? दिन भर मेहनत कर बेचारा पति रात में थोड़ी सी खुशी की मांग नहीं कर सकता है क्या? माँ आकारानी इतना क्रोध करती है। इतना सुनकर ही निशित ने 3 दिनों तक नहीं बात की थी उससे। ताव दिखाता रहा और सास ने बेटे के रंग ढंग देकर अनायास टिप्पणी कर दी। कहाँ से छोटे घर की इस चुगलखोर लड़की ने आकर मेरे देवता जैसे बेटे को भूत बना दिया। हमेशा वह यही सोचती थी कि बहुएं दिन रात पति के पास सास के नाम की शिकायत करती रहती है। अतः सुलेखा को अपने पति के सामने भी एक अभिनय का मुखौटा चढ़ाना पड़ा। फिर भी अपनी चौथी संतान के जन्म के समय सुलेखा अपने चाचा के घर जाने से इनकार करने लगी। अपने पति से विनती की, उस असम्मान में अब और मुझे मत भेजो, यहीं रहने दो मुझे। निशित ने हैरत में पड़कर कहा, हमेशा से ही तो सुनता आया हूं कि इस हालत में बेटी अपनी माँ के घर जाती है और पिता ना हो तो चाचा भाई यही लोग संभालते हैं। इसमें अचानक असम्मान वाली क्या बात हो गई? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। इसके अलावा इन सब और ताने झमेलों से मैं क्या हाथ बटा सकता हूँ। हालांकि सुलेखा के जमाने में स्त्रियां कर्मशः स्वाधीन हो रही थी, उनके पैरों तले जमीन थी। कई लोग इन जिम्मेदारियों को मायके पर थोप देना बुरी नजर से देखते थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों के पति भी अपनी पत्नी की आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते थे। सैकड़ों नर्सिंग होम तथा प्रसूति सदन की सहायता कर रहे थे। फिर भी सुलेखा को जाना पड़ता था अपने उस आमंत्रण विहीन निसंतान चित्रालय में। छोटे बेटे ने सुलेखा को इस विडंबना से मुक्ति दी थी। 8 महीने में ही अपने पितृगृह की भूमि पर पदार्पण हो गया था उसका। इसके लिए क्या सुलेखा को कम लांछन सहने पड़े थे? उद्दंडी सुलेखा ने कोई विधि निषेध नहीं मानकर समय से पहले ही बेटे को धरती पर पछाड़ दिया था। इसमें क्या शक है? यह एक दर्दनाक इतिहास है। उसे याद करने से आज भी उसके कलेजे में हलचल मच जाती है, इसलिए याद करती भी नहीं वो। नीरा की बात सुनकर खूब रोई थी सुलेखा और आज उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया और तकिया गीला हो गया। उधर ईरा माँ को इस तरह बिस्तर पर लौटते हुए देखकर तंग आकर नाक सिकोड़कर सोच रही थी, आश्चर्य है, क्या ये लोग आंखों पर पट्टी लगाकर घूमते फिरते हैं? जो निहायत ही स्वाभाविक है, वास्तव है उसकी छाया देखते ही भूत देखने की घिंगी बन गई। बच्चे बड़े नहीं होंगे क्या? जिंदगी भर क्या तुम्हारी गोद में बैठकर दूध पिएंगे? बात क्या हो गई कि बेटी को प्रेम हो गया, और तो कुछ नहीं। हालत देखकर तो लग रहा है वह मरी गई है। ईरा होठ पिचकाकर हंस पड़ी। अभी तो एक खबर मालूम ही नहीं। बड़ी देर बाद सुलेखा हड़बड़ाकर उठ बैठी। कितने बजे है? 10 तो नहीं? गृहस्थी के कामों में मन के लिए समय ही कहा। नहीं, 9:30 बजे। गनीमत है। सुलेखा ने देखा दीपंकर तीसरी मंजिल से नीचे आ गया। दीपंकर बोला, माँ, छोटी दीदी आज भी नींद में धुत है, किताब लेकर बस बैठती है, ऊँगती है और फिर सो जाती है। अचानक सुलेखा को लगा उसका यह छोटा बेटा किसी नंदन कानन की वार्ता लेकर आया।
झूठ, बिल्कुल झूठ। अब तक बेकारी डर रही है। शैतान ईरा ने मजाक ही किया था। उसी मजाक के कारण ही तिन्नी मुक्के दिखाकर चली गई। और उसी से डरकर सुलेखा, इसी को कहते हैं रस्सी में सांप का भ्रम। ऐसा कहीं सच हो सकता है? निहायत ही बच्चे की तरह जिस हाथ में किताब लेते ही नींद आती है और बिना खाना खाई सो जाती है, वह भला यह सब कर सकती है? अभी हाल में ही तिन्नी कह रही थी, अच्छा माँ, तुम जो ताड़ के मीठे बड़े बनाती थी, दिल करता है कटोरे भर कर खाऊं। वह कब बनता है, बरसात में या जाड़े में? सुनकर हंसने लगी थी सुलेखा। फिर कल भी कह रही थी, माँ पहले तुम कितने अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी, अब क्या सब भूल गई? नारियल की मिठाई कितने दिनों से नहीं बनाई, जरा कहो तो। वाकई सुलेखा ने कितने दिनों से वह सब नहीं बनाया। समय का सदुपयोग करने के लिए वह दिन रात एक कर रही है। अब ऐसा हो गया कि जब कुछ काम नहीं होता तब भी वह मशीन चलने की घर घर आवाज सुनती रहती है। क्या यह आवाज उसके सीने से निकलती है? उन्हीं बच्चों के लिए तो यह रास्ता अपनाया था सुलेखा ने, मगर मुट्ठी भर पैसे के सिवा और कर ही क्या पाती है उनके लिए। कल ही सुलेखा तिन्नी के लिए नारियल की मिठाई बनाएगी। आह, मेरी गुड़िया सी तिन्नी। एक वही है जो रह रहकर मिठाई, लड्डू, दालपूरी, कचौड़ी की फरमाइश करती रहती है। तिन्नी को मांस मछली बिल्कुल पसंद नहीं। यही सब उसे अच्छा लगता है। खीर मिल जाए तो और कुछ पलट कर भी नहीं देखती वह। ताड़ के बड़े जाड़े में होते हैं या बरसात में, यह भी नहीं पता है उसे। ऐसी लड़की के बारे में उल्टी सीधी सुनाकर यूं ही ईरा ने सुलेखा को, हे ईश्वर, उन आंसुओं से उसका कोई अमंगल ना हो। सुलेखा दीपंकर से बोली, छोटी दीदी की बात रहने दे, बराबर ही ऐसी है। भैया लौटा? कहाँ, देखा तो नहीं? नहीं देखा, इसका मतलब है यह कि नहीं लौटा। इतनी देर से आते हैं सब, घर की तो जैसे याद ही नहीं। उसके बाद जैसे अचानक ही याद आया। इस ढंग से बोली, और मजली दीदी? मजली दीदी, वह तो इवनिंग शो में सिनेमा गई है, मेट्रो में। सुलेखा को फिर आंखों के आगे सर्वनाश की छाया दिखाई पड़ने लगी। मेट्रो में शाम के समय? इसका अर्थ है अकेले नहीं गई, अर्थात जानबूझकर दुस्साहस कर रही है। लगता है वह एक संघर्षी चाहती है कि एक तूफान उठे और इस पारिवारिक बंधन से वह मुक्त हो जाए। सुलेखा की चिंता में इतनी स्पष्टता नहीं थी, केवल ऐसी ही भावनाओं की तरंग उसे धक्के मार मार कर कहाँ ले गई। इतनी चिंता, इतनी उथल पुथल, फिर भी सुलेखा के हाथ अपने आप निश्चित नियम के अनुसार काम किए जा रहे थे। 10 बजते बजते सबका खाना तैयार हो जाएगा, तब तक वे आ भी जाएंगे जरूर, और दीपक की तिन्नी को नींद से जगाकर खाने के लिए बुलाकर लाएगा। भैया की पुकार सुनते ही लड़की उछलकर खड़ी हो जाती है, डरती है उससे और प्यार भी उतना ही करती है। मगर यह क्या हुआ, 10 बजने से 10 मिनट पहले ही निशित ऊपर चला आया। कैसे, वह भी बिना चप्पल पहने दबे पांव? क्या आज जल्दी भूख लग गई? अच्छा ही हुआ आज मटन का स्टू बनाए, मुन्ना से चखवाया था, उसने कहा स्वादिष्ट बनाए। चलो आज जल्दी ही परोस देती हूँ। पानी का गिलास मेज पर रखते ही ठक से आवाज आई। निशीत गंभीर भाव से बोला, किसका खाना परोसा जा रहा है? सुलेखा सहज भाव से बोली, सभी को दे रही हूँ, एक एक कर रोटी सेक दूंगी। हाँ सेक दोगी, पर जिन्हें दोगी वे कहाँ हैं? सुलेखा अबोध की तरह बोली, क्यों, दीपू अभी तक आया नहीं क्या? आ जाएगा। और मछली बेटी नीरा? जिंदा मछली उछल रही है, फिर भी सुलेखा साग से उसे ढकना चाहती है। आग धधक रही है, फिर भी सुलेखा उस आग को राख से ढकने की कोशिश कर रही। कौन, नीरा? ऐसे पूछा उसने जैसे मछली बेटी कौन है समझने में देर लगी उसे। फिर बोली, नहीं आई क्या? ओ माँ। तभी दीपंकर बोल उठा, क्यों माँ, अभी कहा ना मैंने, मछली दीदी मेट्रो में गई है। अचानक उस सीधे साधे बेटे पर आग बबूला हो गई। वह बोली, तूने कहा ओ तुझे ही बता कर गई है क्या? और कोई नहीं मिला तुझसे अनुमति लेकर गई? दीपंकर चुप हो गया। बाबूजी के सामने माँ ऐसी ही अनेक उठपटांग बातें करती है, बचपन से ही दिखता है। इस बात से घृणा होती है उसे। अभी तक वह स्कूल की 4 दीवारी में ही है, मगर बहुत कुछ सोचता है। आदमी बिना वजह क्यों डरता है, यही उसकी खोज का विषय है। हालांकि यह तो सुलेखा के सोचने का विषय था, वही सोच सकती थी। जीवन भर इस आदमी से इतना क्यों डरती रही मैं? जिन्हें डरना चाहिए, जो अनुचित काम कर रहे हैं, उनके दिल में तो डर नहीं। मैं ही कि उल्टा सीधा समझाकर झूठ बोलकर उन्हें तलवार की चोट से बचाने की कोशिश करती रहूं, और इसके लिए वे कृतज्ञ भी नहीं। सुलेखा समझती नहीं है कि कृतज्ञता की भावना उनमें हो भी नहीं सकती, क्योंकि उस तलवार को वे तलवार ही नहीं समझते। वे जानते हैं कि वे तलवार टीन की है। जमाने से जो वीर पुरुष से लेकर मंच पर उठते थे, उछल कूद कर उसकी चमकती नोक को घुमा फिरा कर डराते धमकाते थे, उनमें अब
वे अब दिन नहीं रहे, उनमें अब दम नहीं रहा। टीन की तलवार अब ड्रेसिंग रूम के एक कोने में पड़ी पड़ी जंग लगकर खराब होती जाएगी। सुलेखा नहीं समझती है कि इसी कारण निशित को हिम्मत नहीं होती कि बच्चों पर अंकुश लगाए। उसे पता चल गया है कि ऐसा करने से ही नागिन की तरह फन उठाकर फुफकारने लगेगी उसकी मजली बेटी। उस अपमान से आशंकित निशित केवल आड़ में रहकर गरजता है। निशित चाहता है कि यह काम सुलेखा ही करे, क्योंकि उसके मान अपमान का बखेड़ा नहीं है, इसलिए वह तर्क देता है। बेटियों की खबरदारी माँ ही किया करती है, जैसे बाप या भाई नहीं करते। सुलेखा इतना सब नहीं समझती। उसे मालूम है कि हर व्यक्ति को उस समय उसकी जरूरतों की चीज पहुंचा देना ही सुलेखा का कर्तव्य का दायरा है। समय के अनुसार स्कूल, कॉलेज और दफ्तर जाने वालों का भोजन तैयार रखना, जब जिसके आने का समय हो उसके लिए नाश्ता तैयार रखना और सबकी पसंद का ध्यान रखना, यही उसकी जिम्मेदारी है। उसकी जिम्मेदारी है गर्मी के मौसम में खाने के समय ठंडा पानी और जाड़ों में नहाने के लिए गर्म पानी तैयार रखना। उसकी जिम्मेदारी है बरसात के मौसम में घर के सभी सदस्यों के गीले कपड़े, गंजी, तौलिया, मोजे, रुमाल आदि सुखाकर उन्हें उपलब्ध कराना और सबके मन की बात समझकर उनकी इच्छा पूर्ति का इंतजाम करना। इसके अतिरिक्त किसी जिम्मेदारी की चेतना मूर्ख सुलेखा को कभी नहीं हुई। पढ़ाई लिखाई के बारे में निशित ने ध्यान दिया या बच्चों ने स्वयं ही सुलझा लिया, अच्छे नंबर भी लाते हैं वे, मगर इसके लिए सुलेखा के मन में तो कोई अफसोस नहीं है। तो फिर आज अगर वे अपने जीवन की गुत्थियों को खुद सुलझाना चाहते हैं तो मन में ऐसा हाहाकार क्यों मच रहा है? और यह डर, डर से हाथ पैर ठंडे हुए जा रहे हैं उसके। इसलिए जब निशित ने कहा माँ दृढ़ स्वभाव की होती तो बेटियों की इतनी हिम्मत नहीं होती, तो सुलेखा ने दबी आवाज में कहा, पता नहीं चला, सुनाई देता तो पता चलता, बाप तो दृढ़ स्वभाव का है ना, उससे भी क्या फायदा हुआ। सुलेखा के सौभाग्य से परिस्थिति और जटिल होने से पहले ही नीरा आ खड़ी हुई और मूर्ख सुलेखा फिर अपनी भूमिका में वापस आ गई। क्यों नहीं सिनेमा जाना था मुझे ना बताकर मुन्ना को बता गई? उसने तो अभी बताया, मैं सोचकर पागल हो रही हूँ, ये नाराज हो रहे हैं। अचानक निशित ने डांट लगाई, किसने कहा कि मैं नाराज हूँ? किसी की मुझे कोई परवाह नहीं, जिसको जो मर्जी आए सो करे, बस दो मुझे खाना दे दो। नीरा कमरे में घुसने जा रही थी, अचानक कुछ सोचकर ठहर गई और माँ बाप या किसी की और बिना देखे ही दीवार को सुनाकर बोली, मेरे लिए अब और अधिक दिन सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह बता ही देती हूँ तुम लोगों को। अगले महीने की 19 तारीख को हम लोग रजिस्ट्री कर रहे हैं। सुलेखा के पांव नीचे से जमीन कहाँ खिसक गई, उसकी आंखों के आगे इतना धुआं कहाँ से आ गया? क्या इसलिए? मेज का कोना पकड़कर उसे अपने आप को संभालना पड़ा, मगर कोई तलवार तो नहीं गिरी नीरा के सिर पर, न मनुष्य की और न विधाता की। एक निस्तब्धता छा गई। थोड़ी ही देर बाद आराम से गर्म भात और मटन करी लेकर भाई बहनों के साथ खाने बैठ गई वह। अभी अभी देखी हुई फिल्म के बारे में चर्चा भी करने लगी मजे में। नीरा की उस घोषणा के समय दीपक आया नहीं था, मगर सुलेखा को अचानक ऐसा लगा कि उन्हें सब मालूम है, वे सब समझते हैं। केवल सुलेखा ही कुछ नहीं समझती, नहीं जानती है। सुलेखा सुलेखा तो उनके चेहरे को देखकर सिर्फ इतना ही समझ पाती है कि उन्हें भूख लगी है, समझती है कि उन्हें पैसों की जरूरत है और कुछ नहीं। सुबह जाते समय दीपक बार बार पैंट की जेब को टटोलकर कुछ ढूंढ रहा था, तो सुलेखा ने स्वयं ही हंसकर कहा था, क्यों रे दीपू, जेब खर्च के पैसे उड़ गए हैं क्या? कुछ ले ले। 10 रुपए उसके हाथ पर धर दिए थे उसने। ओ माँ, बच गया, हंसकर दीपक ने कहा था। शर्म के मारे पितृदेव से कह नहीं पा रहा था। सुलेखा ने सोचा, उनसे सब डरते हैं, मेरे ही पास सब फ्री हैं। वह कृतार्थ हो गई, विगलित हो गई। बस इतने से ही सुलेखा अपने बच्चों के प्रति कृतज्ञ हो जाती है, तृप्त हो जाती थी कि वे माँ को ज्यादा अपना समझते हैं। अक्सर ही जब दीपक माँ के सामने अपनी जेब को झटके देता है और माँ इसे समझकर उसे कुछ रुपए दे देती है, तब दीपक के चेहरे पर जो निश्चिंत होने का भाव झलकता है, उसी को देखकर सुलेखा खुशी से बाग बाग होती है। 100 गालियां खाकर भी सिलाई का काम करना तब सार्थक लगता है उसे। हंस हंसकर दीपक कहता है, तुम्हारे ये सब रुपए गोकुल में बढ़ रहे हैं माँ, देखना समय पूरा होते ही सूद समेत वापस आएंगे। सुलेखा भी हंसती है। दीपक सुलेखा को एक बालिका की भांति पीठ ठोककर प्यार जताता है। बेटियों में माँ के लिए जो अवहेलना का भाव है, दीपक में वह नहीं है।
मानो वह माँ को आहा बुद्धिहीन अबोध मानकर दया करता हो। क्या सुलेखा इतना नहीं समझती? समझकर भी इसका पूरा आनंद लेती है वह। कहती है मेरे ताऊ जी आ गए, जबकि बेटियां भी पैसों के मामले में माँ के पास ही आने के लिए मजबूर हैं। इरा कहती है सारी साड़ियां एक ही साथ जवाब देने लगी हैं। माँ जरा मुट्ठी खोलो तो सही। पिता ठाकुर ने तो सोच लिया है कि एक बार साड़ी खरीद लेने से जीवन में दूसरी बार नहीं खरीदनी पड़ती। मीरा कहती है रोज रोज एक ही ब्लाउज पहनकर कॉलेज नहीं जाया जाता, आज तो 2-3 ब्लाउज खरीदने पड़ेंगे। कुछ निकाल सकोगी माँ? सुलेखा तुरंत कहती है अरे यह क्या, तुझे ब्लाउज चाहिए? पहले क्यों नहीं कहा? जानती तो है कि मैं घर गृहस्थी में फंसी रहती हूँ, ध्यान नहीं रहता। समिति के लिए जो इतनी सिलाई करती हूँ। हाथ जोड़कर नीरा कहती है माफ कर दो माँ, तुम्हारी उस समिति की छांट के ब्लाउज नहीं पहन सकूंगी। कुछ रुपए निकाल सको तो दो, नहीं तो रहने दो। सुलेखा व्यस्त होते हुए कहती है रहने कैसे दो, निकाल कर खाने की मेज पर रखती हूँ, तू नहा करा ले जाना मत भूलना। जैसे नीरा पैसे भूलने वाली हो। फिर भी इसी तरह बेटियों के आत्मसम्मान को बचाती फिरती है सुलेखा। उन्हें मांगना जो पड़ रहा है, इसी संकोच को कम करने के लिए अपनी त्रुटियों का पल्ला भारी करती जाती है। बेटियों को कपड़ों की जरूरत है, इसका ध्यान जैसे सुलेखा को ही हमेशा रखना चाहिए। उसी के अनमने स्वभाव के कारण उन्हें मांगना पड़ जाता है। अरे क्यों ऐसा करती है सुलेखा? अपना आत्मसम्मान धूल में मिलाकर बच्चों के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए इतनी सचेष्ट क्यों है वह? सुलेखा सचेष्ट है बच्चों के प्रति। किस कारण से? ममता के कारण, और नहीं तो क्या। सुलेखा के मन में जो अपार ममता है, जो निशित जैसे कठोर रूखे व्यक्ति के लिए भी हर पल संचित रहती है, उसे पता नहीं कहां से संग्रहित किया था सुलेखा ने। अपने जीवन में उसे तो यह वस्तु इस प्रकार मिली ही ना थी। लाचार चाची की गृहस्थी में रहकर माँ के दिल में जो थोड़ी बहुत ममता थी भी, उसकी अभिव्यक्ति बहुत ही कम थी। बेटी के विषय में उनकी जो कुछ सचेतना थी, उन्हें वे व्यक्त करना नहीं चाहती थी। शायद सोचती थी कि जब सुलेखा की सारी जिम्मेदारियां अपनी छोटी देवरानी को ही सौंप दी, तो बाकी भी अपने जिम्मे क्यों रखे। उठते बैठते सुलेखा को यही सिखाया था उन्होंने। तुम्हारी कोई मांग नहीं होना उचित भी नहीं। यह शायद बचपन की वही शिक्षा है जिससे सुलेखा के मन का ढांचा ऐसा दीनहीन हो गया है। अब भी सुलेखा यही समझती है कि मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, मेरी कोई मांग नहीं है, मेरा कोई अधिकार नहीं है। और शायद जीवन में कभी किसी से ममता का स्वाद नहीं चखा उसने, इसलिए उस अभाव की वेदना का अनुभव कर उतनी ममतामयी बन बैठी है। अपनी विशेष जरूरतों के लिए जो थोड़े से रुपए बचा कर रखे थे, उसने वही लाकर बेटी के हाथ में दे दिया, मगर यह भी नहीं कहा कि इतने ही थे उसके पास। ऐसा लगा जैसे ढेर थे, उसमें से थोड़ा सा दे दिया बस। कहीं नीरा को लेने में संकोच ना हो, इसलिए डिब्बा खाली होते हुए भी हिम्मत करके कहती है देख बेटा, इतने से काम चलेगा या और चाहिए? नीरा अगर उस और की मांग कर बैठती तो उसकी इज्जत कैसे बचती ईश्वर ही जाने, मगर सौभाग्य से नीरा ने ऐसा नहीं कहा। बोली ठीक है, इसी से काम चल जाएगा। अपनी जरूरत को पीछे हटा दिया है सुलेखा ने। पीछे हटाते हटाते शायद वह एक दिन धुंधली ही हो जाएगी। और तिन्नी, वह तो हाथ पांव मारकर हट करती है, बराबर जो करती आ रही है आज भी वही करती है। रोज ही तिन्नी फ्रॉक में खरोंच लगाकर आती है, कलम खोकर आती है। उसे एक जैसा टिफिन 2 दिन अच्छा नहीं लगता है, और स्कूल में बिकने वाले फुचके चाट आदि खाने के लिए रोज पैसों की जरूरत पड़ती है। तिन्नी स्कूल से आते ही शोर मचाती है, माँ पता है आज क्या हुआ, एक लड़का ने मेरी किताब लेकर। और यह दुलारी लड़की ही सुलेखा के दिल में बसती है, उसकी जान में। वह मन ही मन सोचती है कि तिन्नी बड़ी होगी तो सब ठीक हो जाएगा। तिन्नी की मांगे पूरी करने में ही सुलेखा के जीवन की सरसता है। उसका छोटा बेटा जन्म से ही वृद्ध है। उसकी प्रकृति क्या है सुलेखा कभी समझ नहीं पाई। क्या वह शर्मीला है? क्या उम्र में से अधिक परिपक्व है, गंभीर स्वभाव का है? हालांकि उसके भीतर ममता है, कर्तव्य बोध भी है। एक दिन सुलेखा को बुखार आया था। निशीत से लेकर तिन्नी तक अब सभी अपने अपने काम में निकल गए। उसे ढेर सारे उपदेश देकर सावधान कर गए और दवा भी दे गए। सिराने पर डाब नारंगी आदि रखकर गए, मगर दफ्तर या स्कूल छोड़ने की बात किसी ने नहीं सोची सिवाय छोटे के। बस वही छोटा बेटा घर बैठा रहा। सुलेखा ने बार बार कहा तू ही क्यों नागा कर रहा है मुन्ना, सब कुछ तो रखा है मेरे पास। नहीं माँ, इसलिए ही, बस यूं ही। नहीं, यूं क्यों नागा करेगा? उसे इतना आश्चर्य हुआ कि हैरान हुए बिना नहीं रह पाई। मगर दीपंकर ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता है, इसलिए तंग आ गया। बोला आज ज्यादा पढ़ाई नहीं है और तुम इतनी बात मत करो। कृतज्ञता व्यक्त करना भी उसे अच्छा नहीं लगता है। सुलेखा जब बोली तुझे मना जरूर किया था, मगर तेरे रहने से बड़ा आराम हुआ मुन्ना।
नहीं तो दाई और ग्वाले के आने पर दरवाजा खोल देने के लिए भी मुझे नीचे उतरना पड़ता। तब दीपंकर ने कहा, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो माँ, थोड़ा कम नहीं बोल सकती? अरे ये तो मेरे ससुर जी हैं, सुलेखा हंस हंस कर कहती है, मगर समझ जाती है कि ऐसा मजाक उसे अच्छा नहीं लगता है। जबकि सुलेखा को पता भी नहीं चलता है कि उसके बच्चे उसके बारे में क्या टिप्पणियां करते हैं। नीरा तो अनायास ही कहती है, हमारी माँ अगर मिट्टी की ऐसी गुड़िया ना होकर बहुत क्रोधी स्वभाव की होती तो भी अच्छा था। ईरा कहती है, नहीं रे, मिट्टी की गुड़िया नहीं, यह भी एक प्रकार का अहंकार है। मेरे लिए किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं सबके लिए करती रहूंगी। यह एक प्रकार का आत्म प्रेम है। मगर सुलेखा तो शायद आत्म प्रेम का शब्द का अर्थ ही नहीं जानती है। जब सुलेखा सुंदर भविष्य की ओर देखकर सोचती है ये कब बड़े हो जाएंगे, तो ये उससे बहुत पहले ही बड़े हो चुके होते हैं। मगर इसका पता चला सबसे पहले नीरा के बारे में। उस जोरदार घोषणा के बाद से नीरा ने और खुलकर मनमानी करनी शुरू कर दी, मानो उसे मुक्ति का स्वाद ही मिल गया। ईरा से सुलेखा को पता चला कि नीरा का भावी पति अमीर लड़का है, किसी कॉलेज में पढ़ाता है, मगर उसके घर वालों की सहमति इस लव मैरिज में नहीं है, इसलिए अलग फ्लैट ले रहे हैं ये लोग। रजिस्ट्री के बाद वही जाकर ठहरेंगे कुछ दिनों के लिए। सुलेखा ने थोड़ा सहम कर पूछा, कुछ दिनों के लिए? अगर वे लोग कभी ना बुलाए तो? ईरा निश्चिंत भाव से बोली, नहीं बुलाए तो बला से। नीरा तुम्हारी होशियार बेटी है, बहुत देख सुनकर ही प्रेम किया है उसने। लड़के की नानी के पास काफी जायदाद है, वह सब उसी को मिलेगा। नानी को कोई बेटा बेटा है नहीं। सुलेखा ने हैरान होकर सोचा, कितनी आसानी से हिसाब लगा लिया इन्होंने, ईरा ने। मगर ये लोग रस्म रिवाज मानकर ही शादी क्यों नहीं करते हैं? एक दिन सुलेखा ने बात छिड़ी, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा ही सोचकर उसने कह डाला, तो फिर रजिस्ट्री करके ही ब्याह क्यों करना? बेटी की शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ती, बड़ी से पहले ही मछली की करनी होगी, यही ना? ऐसा तो हो भी रहा है आजकल, कन्यादान करके ही शादी होनी चाहिए। निशित आग बगला होकर बोला, क्या कहा? साहा के बेटे के हाथ खुद बैठकर कन्यादान करेगा निशित मुखर्जी? जो कह लिया कह लिया, अब आगे और ऐसी बात जुबान पर मत लाना। अभी तक उसे घर से निकाल नहीं दिया, यही बहुत है, इसके बाद यहाँ उसका साया भी नहीं पड़ना चाहिए। निशित के पिता के जमाने का यह घर काफी बड़ा है, बड़े परिवार के हिसाब से बना है, बरामदा भी विशाल है। फिर भी बरामदे के उस पार कमरे से नीरा को सुनाई पड़ा। कमरे से निकलकर माँ बाप के सामने खड़ी होकर वह कह गई, बाबूजी का आदेश याद रखूंगी माँ। सुलेखा अभिभूत सी खड़ी रही। उसे समझ में नहीं आया कि उसकी यह बेटी कब इतनी बड़ी हो गई, सबकी पहुंच के बाहर। बहुत बड़ा ना होने पर कहीं इतना नुकसान अनदेखा किया जा सकता है? नुकसान का हिसाब नीरा नहीं करती है, सुलेखा ही करती है। बैठे बैठे अपने प्यार को पाने के लिए उसे सब कुछ त्याग देना पड़ेगा, माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नाते, इतने दिनों की जानी पहचानी दुनिया, सब कुछ। फिर भी नीरा घबरा नहीं रही, उदास भी नहीं है। भाई बहनों के साथ वह हंसती है, बातें करती है, गाती भी है कभी कभी। केवल पिता के सामने गुमसुम रहती है और माँ के साथ मोटी बातों के अलावा और कुछ नहीं बोलती है। सुलेखा ने निश्चय किया कि एक दिन सारा डर भूलकर सीधे पूछ लेगी नीरा से, नीरा ऐसा क्या मिल गया तुझे, इतना नुकसान तू सह लेगी? सुलेखा को उस मिल जाने की खबर नहीं है। उसे मालूम था कि ब्याह से पहले प्यार करना नीति विरुद्ध है। मालूम था कि ब्याह होने पर पति से प्यार किया जाता है। सुलेखा की बेटी उसकी सारी जानकारियों से बाहर निकल गई है। फिर सुलेखा उससे डरे नहीं तो क्या करे? फिर भी एक दिन हिम्मत करके उनके कमरे में जाकर बैठी। ईरा परीक्षा की तैयारी में लगी थी। नीरा खाट पर लेटी थी चुपचाप, और तिन्नी एक तस्वीर बनाने में मगन थी। इस बात में पारंगत है वह, जब तब जहां तहां तस्वीर बनाती रहती है, काठ पर, कपड़े पर, शीशे पर। मगर ये सब अगर घर आए मेहमानों को दिखाना चाहो तो तुनक जाएगी। वह कहेगी, किसने कहा कि चित्रकला आती है? यह सब माँ की बकवास है, कुछ नहीं बनाया मैंने, सब फेंक दिया है। आज सुलेखा ने उसकी चित्रकला पर ध्यान नहीं दिया, केवल खाट पर जाकर बैठी। नीरा ने पैर समेट लिए। तिन्नी ने अपना कागज धीरे से ढक लिया और ईरा बोली, आज माँ को सिलाई नहीं करनी है। अकारण ही सुलेखा की आंखों में पानी आ गया, जबकि उसकी बड़ी बेटी ने यह बात सचमुच व्यंग में नहीं कही थी। माँ कमरे में आई, सब चुप रहेंगे, इसलिए बस कुछ भी बात करने के लिए। धीरे से सुलेखा बोली, अब वह सब करके भी क्या होगा, सारी जरूरत तो खत्म होती जा रही है। कुछ सोचकर नीरा उठकर बैठी। ईरा को शायद थोड़ी दया आई, वह चहचहा उठी, सभी जरूरतें खत्म हो रही है, इसका मतलब तुम्हारी है बड़ी बेटी तो किसी बड़े गाछ से नाव बांधने नहीं गई माँ। सुलेखा बोली, जा ही सकती है।
फिर नीरा की ओर देखकर बोली, सभी को सब कुछ पता था, सिर्फ मुझे छोड़कर, जबकि मैं तेरी माँ हूँ। नीरा बोली, मगर खुद ही हैरान हो गई। इस तरह तो उससे कहना तो नहीं चाहती थी वह तो पूछने आई थी, नीरा ऐसा क्या मिल गया जिससे सारा नुकसान भर गया। सोचकर आई थी कुछ और कह दिया कुछ। शायद माँ का उदास चेहरा देखकर नीरा को भी दया आई, मगर अपने प्रेम को अभिव्यक्त करना उसकी आदत नहीं। इस मामले में अपने पिता पर गई है वह, इसलिए अपने स्वाभाविक कठोर भाव से वह बोली, तुम्हें बताने से क्या हो जाता। खाट पर ही दोनों पैर आधे मुड़कर बैठी थी नीरा, पीठ झुकाकर अपनी ठुड्डी को दोनों घुटनों पर टिकाकर बैठी थी, इसलिए उसकी भंगिमा में नरमी थी, मगर बातें कठोर। क्यों? फिर भी सुलेखा का मन ममता से भर गया। उसने सोचा, जितना भी ऊपर से बाप की तरह कठोर बनी रहे, तेरा कलेजा जल रहा है यह मैं जान रही, मगर मन की बात मन में ही रही। उसने कहा, कहती तो शुरू से ही भला बुरा समझाती थी। सुलेखा फिर चौंक गई। क्या कर रही है वह? क्या कहना था और क्या कह रही है? ऐसी बात सुनकर भी क्या नीरा व्यंग से हंस नहीं पड़ेगी? और हुआ भी ऐसा ही। हंस पड़ी नीरा। सुलेखा उनकी ऊंची दुनिया की खबर भले ही ना समझ सके, वह सब समझती है। घुटने से चेहरा उठाकर हल्के मुस्कान भरे अंदाज में नीरा बोली, भले बुरे का होश नहीं रहता है, तभी तो लोग ऐसा करते हैं माँ। अर्थात कहने से कुछ लाभ नहीं होता। सुलेखा रूंधी आवाज में बोली, तू किसके साथ चली जा रही है? कहाँ चली जा रही है? यह सब कुछ क्या जानने का अधिकार नहीं है हमें? सुलेखा के मुंह से अधिकार की बात, बड़े आश्चर्य की बात, मगर मुझे न कहकर हमें कहकर बात को कुछ हद तक स्वाभाविक कर दिया था उसने। नीरा गंभीर हो गई, बोली, अधिकार नहीं है ऐसा सोचना ही तो अस्वाभाविक है माँ। तुम लोगों ने पूछा भी तो नहीं। एक दिन पूछा था, तूने बताया ही नहीं। नीरा ने बात को टाल देने के विचार से कहा, तब तो बात कुछ बड़ी ना थी ना माँ, बेकार कहकर क्या लाभ होता, मगर अब भी सुनकर क्या होगा माँ? तुम लोगों ने तो अपनी बहकी हुई बेटी को त्याग ही दिया है। अब इरा बोली, समझ में नहीं आता कि किस अतीत युग में अभी पड़े हो तुम लोग। ऐसी शादी किस परिवार में नहीं हो रही है आजकल? नीरा की ही एक सहेली है, किसी दास या घोष के बेटे के साथ चोरी छिपे प्रेम किया, रजिस्ट्री भी कर ली। माँ बाप को पता चला तो बाकायदा कार्ड छपवा कर गाजे बाजे के साथ शादी कर दी। लड़की की सारी सहेलियां आई, रिश्तेदार भी आए। यही ठीक है? या तो बेटी दूर हो जा, निकल जा कहना ठीक है? इससे क्या साबित होता है बताओ? संतान के लिए स्नेह ममता यह सब बेकार बात है। दरअसल अपना अहंकार ही तुम्हारे लिए सबसे मुख्य है। सुलेखा सिर उठाकर बोली, यह बात अपने पिता को सुना इरा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तेरे पिता अगर उस दामाद को सिर आंखों पर बिठाए तो मैं अपना कर्तव्य कर लूंगी। नीरा गुस्से से बोल उठी, रहने दो, मेरे लिए किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो महापाप मैंने किया है उसके लिए बाबूजी ने गर्दन पकड़कर बाहर नहीं निकाल दिया, यही बड़ी कृपा है, और किसी कृपा करने की जरूरत नहीं माँ। सुलेखा उठकर बाहर आ गई। जैसा सोचकर गई थी सुलेखा वैसा कुछ भी हुआ नहीं। उसकी इच्छा थी कि शादी के पहले एक दिन लड़के को देख ले, उसका परिचय ले, नीरा को लेकर कहाँ ठहरेगा उसकी जानकारी ले, क्योंकि सुलेखा निशित की मिट्टी की नहीं बनी थी, वह मान लेने की शिक्षा में ही अभ्यस्त थी। चली आई सुलेखा, आंसुओं से उसका तकिया भीगने लगा। ना जाने कब से इन बेटियों की शादी के सपने में विभोर रही है वह। क्या देगी, कौन कौन से गहने बनवाएगी, कैसे सजाकर ब्याह करेगी उनका, किस तरह समिति से कुछ और काम लेकर और पैसे इकट्ठा करेगी ताकि निशित को जो कुछ भी दे उसके अतिरिक्त वह भी कुछ कर सके। ऐसे ही सुखद सपने में डूबी रहती थी वह, और सोचती थी कि इन लोगों की पढ़ाई और परीक्षाओं का तो जैसे अंत ही नहीं, कब आएगा वह शुभ दिन। वह दिन आ गया, पर इस प्रकार की किसी ने सोचा नहीं था। और भी क्या आएगा पता नहीं, मगर उसके बच्चे तो नहीं जानेंगे कि माँ निष्ठुर है, संस्कारहीन है, प्राचीन पंथी है। मगर क्या सचमुच ही सुलेखा कुछ नहीं कर सकती है? वह निशित से बात करेगी, दिन में नहीं रात में।